हेलो एंड वेलकम टू। मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हो आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश सर क्लासेस ऑफिशियल पे। और हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी क्लास 11th, जो कि नीट में भी यूज़ होगा। बायोलॉजी क्लास 11th का चैप्टर रेस्पिरेशन प्लांट का ये जो पार्ट नंबर 3 है। और ये पार्ट नंबर 3 में हम ये पढ़ने वाले थे कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर उस वीडियो को देखना। उस वीडियो से ये लिंक होके आगे गया है। हम लास्ट कहाँ पे ख़त्म किए थे? तो हम लास्ट ख़त्म किए थे पायरुविक एसिड का। यहाँ आपको दिखा दिया जाए, हम लास्ट ख़त्म किए थे ये पायरुविक एसिड का हमने बताया था। ये पायरुविक एसिड के 3 थे। पायरुविक एसिड के 3 थे। क्या कौन कौन? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसको बोलते हैं क्रैब साइकिल। तो हमने ये डिस्कस पिछले वाले वीडियो में किया है। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखना। और अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? तो यहाँ पे आप देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। तो लिखा है इट इज़ द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये जो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन है ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, क्योंकि अगर ऑक्सीजन है इस प्रोसेस में तभी ये एरोबिक कहलाया है। ये तो बेसिक रीज़न है। अगर ये इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीडेशन नहीं होता इसमें, तो ये एनारोबिक हो जाता और ये लैक्टिक एसिड या फिर आपको एल्कोहलिक एल्कोहलिक बना के देता। लेकिन हमको क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, इस वजह से ये क्या बना के देगा? इस वजह से ये एनर्जी बना के देगा, एटीपी बना के देगा। तो चलिए आगे हम एनर्जी बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं। तो देखेंगे इट इज़ द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिलीजिंग CO2। अब देखो ऑक्सीजन अगर प्रेजेंस है तो CO2 क्या होगा? रिलीज होगा। ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो CO2 रिलीज होगा। वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। आगे इट अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो सीधी बात मैं ये कहूँ कि अगर आपका माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका प्लाज्मा माइटोप्लाज्मा होगा। और उस माइटोप्लाज्मा के अंदर, ये साइटोप्लाज्मा कहते हैं उसको, और उस साइटोप्लाज्मा के अंदर ही आपका क्रैब साइकिल का प्रोसेस चलेगा। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि क्रैब साइकिल आपका अंदर चलेगा। उसका ऊपरी जो ऊपर में जो लेयर रहेगा वो साइटोप्लाज्म का रहेगा, और उसके ऊपर में जो लास्ट लेयर रहेगा, आउटर मोस्ट लेयर, वो आपका रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया का, है ना। तो लिखा है फॉर दिस द पायरुवेट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने कहा था सेम चीज़ें हैं कि साइटोप्लाज्म है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है। उसके बाद अब आगे चलते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे तो लिखा है क्रूशियल इवेंट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो क्रूशियल इवेंट क्या क्या है इस एरोबिक रेस्पिरेशन में, क्या क्या इवेंट है। तो देखें, पहला कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ pyruvate by stepwise removal of all hydrogens atom leaving the 3 CO2 मॉलिक्यूल इट टेक प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहा इसने कहा कि ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। पहली बात ये है ना, कंप्लीट ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है पायरुवेट का। अब उसके बाद बोल रहा है ये स्टेप वाइज होगा। ये सारा चीज़ जो होगा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस पूरा स्टेप वाइज होगा, जिसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। इस पूरे प्रोसेस में क्या होगा, हाइड्रोजन जो होगा रिमूव होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। और क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, हाइड्रोजन एटम, एंड क्या बोल रहा है, लीविंग 3 CO2। इसमें कुल मिला के 3 बार CO2 लीव होंगे, मतलब बाहर निकलेंगे, है ना। इस पूरे बार 3 बार आपको CO2 जो होंगे लीव होंगे, बाहर निकलेंगे। इट टेक प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और वहाँ पे उसका टेक प्लेस मतलब उसकी जगह कौन लेगा? तो उसकी जगह आपका लेगा टेक प्लेस इन द मैट्रिक्स। तो इसके मैट्रिक्स में क्या करेगा,
हाइड्रोजन जो एटम जो है वो रिमूवल ऑल द हाइड्रोजन एटम लीविंग 3 CO2 मॉलिक्यूल। अब देखो क्या होगा इसमें बोला क्या है, इसमें बोला है बाय स्टेप वाइज रिमूवल ऑल द हाइड्रोजन एटम, जितने हाइड्रोजन एटम हैं लीविंग 3 CO2, जिसमें क्या है और इसमें 3 CO2 मॉलिक्यूल भी लिविंग होंगे। इट टेक प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे? मैट्रिक्स में। किसके मैट्रिक्स में? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलेंगे तो लिखा है पासिंग ऑन of electron removal as part of H atom to molecule O2 with simultaneous synthesis of ATP, it occur on the inner membrane of mitochondria। क्या कहा इसने कहा कि पासिंग ऑन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें देखो सारा प्रोसेस जो होगा, जो साइकिल वगैरह चलेगा, क्रैब साइकिल, इन सभी में होगा क्या? आखिर इलेक्ट्रॉन का ही तो पास होगा, इलेक्ट्रॉन ही तो पास होता जाएगा ना, सारे जगह इलेक्ट्रॉन पास होगा, है ना, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन पास होगा ही। तो पासिंग ऑन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड एज पार्ट ऑफ एच एटम, इसमें क्या होगा? एच एटम का पार्ट को रिमूव किया जाएगा, मतलब डिहाइड्रेट किया जाएगा, है ना, यहाँ पे डिहाइड्रेट किया जाएगा टू मॉलिक्यूल O2 विथ साइमल्टेनियस, जहाँ पे क्या होगा देखो O2 का ऑक्सीडेशन होगा, और O2 का ऑक्सीडेशन हुआ इसका मतलब क्या हुआ? O2 का ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है कि हाइड्रोजन को रिमूव किया गया है। तो O2 को जैसे ही आप ऑक्सीडेशन, मतलब O2 मीन्स ऑक्सीडेशन जैसे ही हो रहा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। और ये प्रोसेस जो होगा साइमल्टेनियस चलेगा। इसका मतलब क्या है? क्योंकि ट्री जो है, प्लांट जो है, वो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी करता रहेगा, और साथ ही साथ ये एनर्जी ATP जो है वो भी जनरेट करते रहेगा। मतलब ये दोनों काम एक साथ होगा, मतलब ऑक्सीडेशन भी करेगा, और ऑक्सीडेशन करके आपने कहा हाइड्रोजन को रिमूव करके फिर आगे प्रोसेस भी करता रहेगा, साथ ही साथ आपका फोटोसिंथेसिस का काम जो है वो भी करता रहेगा। तो लिखा है इट अकर ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो कहाँ होता है? इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है ना। तो ये आपको पता चल गया है। इसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप इस फिगर में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनर मेम्ब्रेन कहाँ है ना। इससे पता चलेगा इनर मेम्ब्रेन कहाँ है। मैट्रिक्स देखो सारा कुछ है, मैट्रिक्स इसे कहेंगे, उसके बारे में भी बात किया गया है। मैट्रिक्स इसे कहेंगे, ये देखो ये ब्लू कलर का मैट्रिक्स है, और इनर मेम्ब्रेन जो आपका ये बॉर्डर लाइन है वो है ना। तो ये सारा कुछ दिया हुआ है, आप इसको देख लेंगे, राइबोसोम वगैरह सब है इसमें। ये कुल मिला के क्या है? ये एक सेल का ही तो स्ट्रक्चर है। ये एक सेल के अंदर का जो सेल का अंदर का जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बारे में बात कर रही है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो इसके बाद आगे चलेंगे तो अब आएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? तो पायरुविक एसिड एंटर माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले पायरुविक एसिड कहाँ जाएगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगी, मैट्रिक्स, एंड अंडरगोज ऑरिडेटिव। अब क्या हुआ देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके कहाँ चला गया? मैट्रिक्स के अंदर चला गया, जिसको क्या कहे जिसको क्या कहा जाएगा कि कहाँ चला गया वो? ऑक्सीडेटिव, मतलब अंडर गोज ऑक्सीडेटिव, मतलब ऑक्सीडेटिव होना स्टार्ट हो, मतलब ऑक्सीडेटिव वाले स्टेज में चला गया जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, है ना। तो सबसे पहले कहाँ गया? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया, उसके अंदर मैट्रिक्स में चला गया। मैट्रिक्स के अंदर अब रेडी टू गो कंडीशन में है, मीन्स ऑक्सीडेटिव कंडीशन में है। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलाइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ पायरुविक डिहाइड्रोजेंस। अब देखो इसने कहा कि पायरुविक डिहाइड्रोजेंस जो है ये एंजाइम की उपस्थिति में क्या हो रहा है? एंजाइम के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन और डिकार्बोक्सिलेशन, ये दोनों प्रोसेस हो रहा है। और इसके लिए एंजाइम जो है वो पायरुविक डिहाइड्रोजेंस का जो एंजाइम है उसकी यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। इट रिक्वायर को एंजाइम सच एस। देखो इसने क्या, अब क्या इसकी ज़रूरत क्या पड़ी इसमें? इस पूरे प्रोसेस में मतलब दो प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन वाला और एक डिकार्बोक्सिलेशन वाला। तो ऑक्सीडेशन और डिकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि देखो डिकार्बोक्सिलेशन मतलब समझ में आ रहा है,
कार्बोक्सिलेशन मतलब देखो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन, और डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का रिमूवल, CO2 को हटा रहे हैं। तो ये डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, मतलब कार्बन के एक मॉलिक्यूल को हटाया गया, या डीकार्बोक्सिलेशन कहा गया उसे। और ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन को ऐड किया गया। तो यही प्रोसेस तो हो रहा है, आखिर प्रोसेस तो यही हो रहा है, लेकिन किसके एंजाइम के कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है? तो पायरुविक डिहाइड्रोजेंस के प्रेजेंस में हो रहा है। अब इन सभी प्रोसेस में क्या चाहिए रहेगा? इन सभी प्रोसेस में और भी एंजाइम चाहिए रहेगा, जिससे कि आगे का प्रोसेस हो। तो और एंजाइम के लिए हम क्या करेंगे कि हमें ज़रूरत पड़ेगा कोएंजाइम की। हमें क्या ज़रूरत पड़ेगा? कोएंजाइम की। तो कोएंजाइम की जगह क्या लेंगे? NAD+, जो कि क्या है? जो कि फास्फेट का ही एक एंजाइम है। फास्फेट मतलब फास्फेट के रूप का ही एक एंजाइम है, NAD+, है ना। एंड क्या लिखा है? एंड कोएंजाइम ए, जिसको COA कहेंगे, कोएंजाइम ए और NAD+, ये दोनों जो हैं आपके एंजाइम है, कोएंजाइम है। ये दोनों क्या है? आपके कोएंजाइम। और इनका यूज़ हम बीच बीच में करते रहेंगे। बीच बीच में इनका यूज़ क्यों करते रहेंगे? तो बीच बीच में इनका यूज़ इसलिए करते रहेंगे ताकि हमको ये जो प्रोसेस है, ये जो आपका ATP बनाने का, एनर्जी बनाने का जो प्रोसेस है, उसमें जब भी इसकी ज़रूरत होगी तो हम इसका यूज़ करते रहेंगे, ताकि प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ता रहे। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। इसके बाद आगे के स्टेप में देखेंगे कि ड्यूरिंग द प्रोसेस 2 NADH मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। क्या कह रहा है? कह रहा है कि इस प्रोसेस में 2 NADH, क्या 2 NADH मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। जो 2 NADH जो मॉलिक्यूल है, यही क्या प्रोड्यूस करती है? यही प्रोड्यूस करती है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड यही प्रोड्यूस करती है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, है ना। अब आगे चलेंगे। द एसिटाइल COA इसका मतलब कोएंजाइम देन एंटर्स ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसके बाद क्या बोला है? द एसिटाइल, जो एसिटाइल है कोएंजाइम, एसिटाइल जो है कोएंजाइम का, वो क्या हो रहा है? एंटर कर रहा है किस में? TCA में। TCA मतलब कौन सा साइकिल है ये? तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है ना। उसके बाद आगे ये कहाँ चला जाएगा? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको TCA भी उसी को कहेंगे, क्रैब साइकिल भी उसे ही कहेंगे, है ना। बहुत सारा नाम है इसका। और सिट्रिक साइकिल भी इसे कहेंगे, सिट्रिक साइकिल। तो ये सब एक ही को बोलते हैं, है ना। ये कोई दूसरा चीज़ नहीं है, सब एक ही है। तो यहाँ पे अगर आप इस पे देख पाएंगे तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि पायरुविक एसिड प्लस COA मतलब कोएंजाइम एसिड प्लस NAD+। मतलब क्या कहा था? एक कोएंजाइम है NAD+। क्या है? एक कोएंजाइम है ना। और ये COA क्या है? तो ये कोएंजाइम A है। और ये क्या है? ये आपका NAD+ भी एक कोएंजाइम है ना। तो ये जो है इसके आगे का जो प्रोसेस देखो, इसमें Mg2+ जो है, इसके प्रेजेंस में क्या किया गया? तो इसमें पायरुविक डिहाइड्रोजेंस किया गया। मतलब डिहाइड्रोजेंस करना मतलब हाइड्रोजन को अलग कर देना। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन को अलग कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बना? एसिटाइल कोएंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड NADH+, ये बन गया। अब इसके बाद आगे चलेंगे। इसके बाद आएगा TCA साइकिल या फिर क्रैब साइकिल। इसे ही कहते हैं TCA साइकिल या फिर क्रैब साइकिल। तो TCA साइकिल मतलब होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, है ना। या फिर इसको बोलते हैं क्रैब साइकिल, या फिर इसको बोलते हैं हेंस क्रैब साइकिल, या फिर इसे कहेंगे क्या? सिट्रिक साइकिल, सब इसी को कहते हैं।
तो देखो इस प्रोसेस में क्रेब्स साइकिल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस प्रोसेस में आखिर होता क्या है, तो चलिए हम देखते हैं ये इस प्रोसेस में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले पायरुविक जो पायरुवेट था वो 3 कार्बन के साथ था, पायरुवेट है ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पायरुवेट जो था वो 3 कार्बन के साथ था। फिर ये आगे इसके बाद इसको क्या किया गया, इसमें कोएंजाइम मिलाया गया, और उसके बाद कोएंजाइम मिला के जो हमने इससे पहले वाले प्रोसेस में किया, कोएंजाइम मिला के इसका डिहाइड्रेजेंस कर दिए थे। और डिहाइड्रेजेंस जब किए थे तो क्या मिला था, तो एक्टिल कोएंजाइम ए मिल गया था। एक्टिल कोएंजाइम ए है ना, सॉरी एसिटाइल एसिटाइल कोएंजाइम ए मिल गया था हमको। तो एसिटाइल कोएंजाइम जो है उसका 2 कार्बन हम लिए हैं, ठीक है, कोएंजाइम में 2 कार्बन लिए हैं। अब 2 कार्बन कैसे हो गया, तो 2 कार्बन ऐसा हो गया क्योंकि एक कार्बन को हमने CO2 के फॉर्म में हमने क्या कर दिया था, ऑक्सीडेशन कर दिया था। तो ऑक्सीडेशन किए थे तो ऑक्सीजन ऐड हुआ था, और CO2 जो है वो रिमूव हो गया था, है ना। तो ये प्रोसेस हो गया, तो ये 3 कार्बन से यहाँ 2 कार्बन हो गए। अब आगे चलेंगे तो इसमें फिर से कोएंजाइम ए लगा दिए हैं। अब कोएंजाइम ए लगाए हैं तो अब देखो जैसे ही इसमें कोएंजाइम ए मिलाया गया, अब क्या बन गया यहाँ, तो सिट्रिक एसिड बन गया। सिट्रिक एसिड का 6 कार्बन। अब देखो 6 कार्बन कैसा हो गया, ये 2 था, अब उसके बाद कोएंजाइम लगाया गया, तो ये अब टोटल सिट्रिक एसिड के 6 कार्बन से स्टार्ट होगा ये प्रोसेस, ठीक है। अब देखो कैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सिट्रिक एसिड में 6 कार्बन है, क्योंकि सिट्रिक एसिड में तो हमको मालूम ही है कि 6 कार्बन ही होता है सिट्रिक एसिड का फार्मूला, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि सिट्रिक एसिड से स्टार्ट हुआ है, तो सिट्रिक एसिड में यहाँ पे फिर क्या होगा, तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन करेंगे तो मतलब क्या होगा, तो मतलब CO2 बाहर निकलेगा, और जो NAD है, जो इसका कोएंजाइम है NAD, वो क्या किस में चेंज हो जाएगा, तो वो चेंज हो जाएगा NAD प्लस H क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो H बाहर क्यों निकला, या H प्लस होके अलग क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे CO2 को बाहर निकाले हैं, तो वहीं पे H भी बाहर निकलेगा, मतलब डिहाइड्रेजेंस होगा यहाँ पे। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन किया गया है। ऑक्सीडेशन जैसे ही करोगे तो CO2 बाहर निकलेगा, और CO2 बाहर निकलने के साथ साथ यहाँ पे और क्या किए हैं, ऑक्सीडेशन किए हैं, और साथ में ऑक्सीडेशन किए हैं, और साथ में डिहाइड्रेजेंस भी किए हैं। डिहाइड्रेजेंस भी किए हैं जहाँ पे हाइड्रोजन को अलग किया कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हमको क्या मिला, तो उसके बाद मिला हमको अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड मिला। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 5 कार्बन की बात हो रही है, मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे तो 6 कार्बन था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक कार्बन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो अब यहाँ पे टोटल कितने कार्बन बचे, तो टोटल 5 कार्बन बचे। अब इसके बाद आगे चलेंगे तो फिर से किया गया डिहाइड्रेशन, और फिर से किया गया ऑक्सीडेशन, तो फिर से यहाँ पे CO2 बाहर निकल गया, और साथ ही साथ यहाँ पे NAD जो था वो NADH+ के फॉर्म में सेम एज इट इज़ यही वाला प्रोसेस फिर से किया गया। तो सेम वही हुआ रिजल्ट, लेकिन यहाँ पे कार्बन जो है वो थोड़ा सा और कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये कीटो ग्लूटेरिक एसिड था, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, 2 चीज़ें और हो गई। 2 चीज़ें और क्या हो गई कि यहाँ पे GDP और GTP बन गया। अब GDP और GTP क्या है, तो ये एक प्रकार का ATP का ही रूप है। ATP का ही रूप है, मतलब एक प्रकार का ये एनर्जी ही है, GDP और GTP, है ना, जो कि ह्यूमन में होता है ज़्यादातर। तो ये GDP और GTP भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है, बट एकदम रेडी टू यूज़ फॉर्म नहीं है, है ना, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हुआ, देखो GDP जो था इसकी में पहले, जो GDP जो था वो GTP में चेंज हो गया। तो एक चीज़ याद रखना, ATP जो है उसके ज़्यादा नज़दीक कहा जाए, ज़्यादा नज़दीक अगर मैं कहूँ कि ATP के ज़्यादा नज़दीक कौन है, तो ATP के ज़्यादा नज़दीक है आपका GTP। ATP के ज़्यादा नज़दीक है आपका GTP, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि GDP से
वो जीटीपी में बदल रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है, उसका एनर्जी फॉर्म धीरे धीरे आ रहा है ना, जीटीपी में आ गया है। अब उसके बाद क्या बना, ये सारे प्रोसेस में देखो ये सब तो इंटरनल चीज़ें हुई, लेकिन बना क्या, तो बना आपका सक्सेनिक एसिड। बना क्या, सक्सेनिक एसिड। अब देखो सक्सेनिक एसिड बना तो यहाँ पे 5 कार्बन था, तो यहाँ पे क्या हो गया 4 कार्बन। क्यों, क्योंकि एक CO2 एक कार्बन और रिमूव हुआ था, क्योंकि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस फिर किए थे अपन, इसीलिए। तो यहाँ पे आ गया क्या, कि यहाँ पे आ गया सक्सेनिक एसिड 4 कार्बन का। अब इसके बाद फिर से ये प्रोसेस आगे बढ़ा, तो अब क्या हुआ कि इसमें जो FAD+ था, FAD+ जो इसका एंजाइम है, ये सारे एंजाइम है ना, FAD+ ये को एंजाइम है। तो FAD+ जो था एंजाइम, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया FADH2। वो किस में कन्वर्ट हो गया, FADH2, है ना, मतलब हाइड्रोजन जो है वो यहाँ ऐड हो गया। हाइड्रोजन क्या हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया। तो हाइड्रोजन जैसे ही ऐड हुआ तो इसको क्या कहा गया, हाइड्रोजन जैसे ही ऐड हुआ तो ये क्या बन गया, मैलिक एसिड। ये क्या बन गया, मैलिक एसिड बन गया, है ना, ये मैलिक एसिड बन गया। अब मैलिक एसिड जब बन गया तो इसमें भी अभी भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन था, तो अभी भी 4 कार्बन है। तो अब भी 4 कार्बन है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो FAD+ से FADH2 हो गया, मतलब हाइड्रोजन ऐड हो गया। मतलब सीधा सीधा बात यह है कि यहाँ पे ज़रूर H2O मिलाया गया होगा या फिर पानी मिलाया गया होगा, जिस वजह से 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुए हैं, है ना। तो 2 हाइड्रोजन ऐड होके क्या बना लिए, मैलिक एसिड बना लिए 4 कार्बन का। अब ये 4 कार्बन का मैलिक एसिड बना लिए तो फिर वही प्रोसेस होगा, क्योंकि इसका जो कोएंजाइम था NAD+, कोएंजाइम क्या था NAD+, वो NAD+, वो क्या में चेंज हो जाएगा, NAD+, वो क्या में चेंज हो गया, NADH प्लस H+, मतलब हाइड्रोजन। फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस हुआ, है ना। फिर से जो फर्स्ट वाले प्रोसेस किए, 2 बार ये प्रोसेस किए, 1 बार 2 बार 3 बार, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं कि तीन बार क्या होता है, 3 बार CO2 को रिमूव किया जाता है। हमने इससे पहले वाले में पढ़ा है स्लाइड में। तो एक बार CO2 यहाँ रिमूव हुआ, दूसरे बार CO2 आपका यहाँ रिमूव हुआ, और तीसरे बार CO2 आपका यहाँ पे रिमूव होगा, है ना। तो आगे देखेंगे तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा, ये क्या, ये थोड़ा सा आपको बात करें तो यहाँ NaDH+H+ आयन बन गया है। तो अभी ये क्या किस में चेंज हो गया, तो अभी ये चेंज हो गया ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब किस में चेंज हो गया, वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, इसमें चेंज हो गया। अब यहाँ पे फिर पानी मिला रहे हैं, यहाँ पे फिर H2O मिला रहे हैं। तो जैसे ही H2O मिलाएंगे तो फिर ये क्या बनेगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इसमें पानी मिला देंगे और फिर से ये बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम। यही सारा प्रोसेस फिर चलेगा, मतलब ये पूरा क्या है, एक सर्कल के फॉर्म में कंप्लीट हो रहा है ना। इसके बाद अब आगे चलेंगे, ये सर्कल का आखिर आगे हुआ क्या, यहीं से यहाँ वाटर डालेंगे ना, यहाँ पानी डालेंगे ना, तो ये फिर यहाँ से फिर एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा आगे। तो ये आगे पढ़ते हैं, तो इसके बाद आगे देखेंगे। ये देखो इसके बाद आगे यहाँ स्टेप, पूरे स्टेप लिखे हैं, देखो क्या क्या होता है। तो लिखा है कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विथ ऑक्सिलेटिक एसिड OAA एंड वाटर टू फॉर्म सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंस ऑफ citrate synthesis enzyme is COA मॉलिक्यूल इज रिलीज। देखो सारा कुछ जो जो मैंने बताया है वो सभी कुछ यहाँ भी है, सिर्फ यही है कि ये थोड़ा सा बुक के लैंग्वेज फॉर्म में है, मैंने ओवरऑल बता दिया है सारा चीज़। तो ये सब कुछ वही है
कि फर्स्ट वाले में क्या किए हैं, तो एसिटाइल ग्रुप है वो, तो उसको क्या किया गया है, तो उसमें किया गया है वाटर टू फ्रॉम सिट्रिक एसिड में चेंज किया गया है। अब सिट्रिक एसिड में चेंज किया है, फिर इसके बाद यहाँ पे कोएंजाइम जो है उसके मॉलिक्यूल रिलीज़ किए गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि सिट्रिक एसिड क्या हुआ, आइसोमेरिज में कम चेंज हो गया, आइसोमेरिज में या आइसोसिट्रिक में चेंज हो गया। अब आइसोसिट्रिक में चेंज हुआ तो फिर इसका क्या कर दिया गया, इसका डी कार्बोक्सिलेशन कर दिया गया, है ना। तो डी कार्बोक्सिलेशन कर दिया गया तो फिर क्या हुआ, डी कार्बोक्सिलेशन कर दिया गया मतलब CO2 फिर रिमूव हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये क्या बन गया, तो ये बन गया अल्फ़ा कीटोनिक एसिड। तो अल्फ़ा कीटोनिक एसिड बन गया। फिर उसके बाद है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फ़ा की, इसका फिर से डी कार्बोक्सिलेशन का किया गया। यहाँ पे एक बार डी कार्बोक्सिलेशन किया गया, फिर दूसरी बार यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन किया गया, तो क्या बन गया, सक्सिनल कोएंजाइम बन गया, या को एसिडिक बोल सकते हैं, है ना। तो उसके बाद आगे क्या हुआ, उसके बाद फिर आगे पांचवा प्रोसेस जो हुआ उसमें सक्सिनल कोएंजाइम इज कन्वर्टेड टू सक्सिनल एसिड एंड GTP, सक्सिनल एसिड में कन्वर्ट हो गया और सक्सिनल कोएंजाइम जो था वो सक्सिनल एसिड में चेंज हो गया। अब सक्सिनल एसिड में जब चेंज हुआ तो सक्सिनल एसिड में जैसे ही चेंज हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे GTP मॉलिक्यूल में चेंज हो गया, ये GDP तो जो था वो GTP में चेंज हो गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है इन अ coupled reaction GTP is converted to GDP with simultaneous photosynthesis of ATP from ADP। कह रहा है कि इन द कपल रिएक्शन, ये जो क्योंकि एक से ज़्यादा रिएक्शन हो रहे हैं, दो रिएक्शन हो रहे हैं, इसलिए कपल और रिएक्शन कह रहा है। अब GTP जो है वो कन्वर्टेड इन GTP जो है वो GDP में कन्वर्ट हो रहा है ना, कन्वर्टेड टू GDP विथ साइमल्टेनियस, ये साइमल्टेनियस कन्वर्ट हो रहा है, GTP GDP में और GDP GTP में, ये साइमल्टेनियस कन्वर्ट हो रहा है। क्यों, क्योंकि GTP चाहिए एनर्जी बनाने के लिए और GDP चाहिए किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना। तो ये सारा प्रोसेस आगे होता रहेगा। इसके बाद 6 नंबर में देखेंगे तो ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट टू फॉर्मरेट एंड देन टू मैलेट। अब क्या हो रहा है, 6 वाले में क्या कह रहा है कि मैलिक एसिड में चेंज हो रहा है या फिर इसको मैलेट भी बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन जब यहाँ पे हुआ तो FAD जो था वो प्लस वो क्या हो गया, FADH2 हो गया, और यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया मैलेट। अब मैलेट बन गया। अब इसके बाद 7 नंबर जो हमारा प्रोसेस है उसमें क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ मैलेट टू OAA, मतलब OAA मीन्स क्या हो रहा है, अब फिर से वही प्रोसेस हो रहा है जो फर्स्ट वाला प्रोसेस था कि ऑक्सीडेशन जो हो गया फिर मैलेट का फिर से ऑक्सीडेशन हो गया तो OAA में वो कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, जो OAA से ही हम स्टार्ट किए थे, हम कहाँ से स्टार्ट किए थे, OAA से ही यहाँ पे स्टार्ट किए थे हम ये प्रोसेस, और फिर से ये OAA में ही कन्वर्ट हो जा रहा है। अब उसके बाद इसके बाद आगे देखेंगे एट 3 पॉइंट ऑफ TCA साइकिल, 3 पॉइंट TCA साइकिल में जहाँ पे NAD प्लस जो है वो रिड्यूस हो गया था NADH प्लस H प्लस में, 3 ऐसे पॉइंट थे जहाँ पे NAD जो था वो NADH प्लस में रिड्यूस हो गया था, 1 2 और ये 3 जगह ये रिड्यूस हुए थे। अब क्या बोल रहा है, एट 1 पॉइंट FAD प्लस इज रेड्यूस। अब एक पॉइंट ऐसा भी आया था इसमें जहाँ पे FAD प्लस जो है FADH2 प्लस में कन्वर्ट हो गया था। अब क्या बोल रहा है, कंटिन्यू ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A वाया TCA साइकिल रिक्वायर कंटिन्यूस रिप्लेसमेंट ऑफ OAA। It also required registration of NAD and FAD plus from NADH and FADH। मतलब क्या कह रहा है, मतलब आपको ये कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि कंटिन्यू ऑक्सीडेशन किया गया इसमें, कहाँ किसमें, एसिटाइल
CO मतलब का एसिटाइल कोएंजाइम में वाया TCA मतलब किसके किसके जरिए, तो TCA के जरिए। TCA के जरिए मतलब वो जो साइकिल है उसकी बात कर रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, रिक्वायर कंटिन्यूड रिप्लेनिशमेंट, कंटिन्यू रिप्लेनिशमेंट किया गया किसमें, OAA में। रिप्लेनिशमेंट मतलब बार बार वही प्रोसेस किया गया है ना। इट आल्सो रिक्वायर्ड रीजनरेशन, इसमें इसका भी रिक्वायर्ड हुआ, किसका, रीजनरेशन, क्योंकि बार बार रिक्वायर्ड हुआ हमको तभी हम किए। हमने एंजाइम क्यों डाला था, हमने NAD+ ये उसको क्यों डाला था, क्योंकि ताकि वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। NAD+ जितने भी एंजाइम यहाँ पे हैं वो हमने डाले थे। तो हमने क्यों डाले थे, हमने डाले थे, इसका मतलब हम नहीं डाले थे, इसका मतलब है कि ग्लूकोज जो है वो बन रहा था, तो वहाँ पे जो ग्लूकोज है उसने डाला था। ग्लूकोज जो है एनर्जी बना रहा है, तो ग्लूकोज ने डाला था। क्या डाला था, NAD+ जो है वो ग्लूकोज ने डाला था। एंड FAD+, दो, उसने NAD+ को बार बार डाला और FAD+ को एक बार डाला, है ना। और उसको कन्वर्ट कर दिया किस में, जैसे NAD+ जो उसने डाला था, उसने इसको कन्वर्ट कर दिया था NADH में। और एंड जो FAD+ जो डाला उसको FADH2 में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो उसके बारे में ही बात हो रही है, यहाँ पे देख सकते हो आप। इस पूरे डायग्राम में एक बार देखेंगे तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। तो इसके बाद आगे है पायरुवेट। इसके बाद आगे है क्या, TCA साइकिल का, क्रेब्स साइकिल का। अब समरी इक्वेशन ऑफ क्रेब्स साइकिल। देखो थोड़ा सा समरी का इक्वेशन देख लेते हैं। तो पायरुविक एसिड था, उसमें क्या हुआ था, 4 NAD प्लस 2H2O प्लस ADP प्लस PI। तो इसके बाद क्या बना एरो के बाद, तो 3CO2 4NADH प्लस 4H प्लस FADH2 और प्लस ATP, जो कि अभी हमने सारा कुछ देखा है ये बनते हुए। हमने इस साइकिल में इन सारा कुछ बनते हुए देखा है हमने। तो आपको मालूम होगा कि हमने अभी अभी ये सारा कुछ देखा है। कैसे देखा है, अब ये पूछोगे तो फिर ये भी बताया जाएगा कि कैसे हुआ है ये। हमने देखा था FAD+ था, उससे FADH2 बन गया था। और NAD+ था, उससे NADH बन गया था। और अगर ऑक्सीडेशन किया है ऊपर में तो यहाँ CO2 जो है 3 बार बाहर निकला था, है ना। और ये जो NAD+ है ये 4 बार ये प्रोसेस हुआ था, है ना। और जो हाइड्रोजन है मतलब डिहाइड्रेशन, ये भी 4 बार हुआ है। और इसके साथ फिर लास्ट में हमको ATP मिलेगा। तो लिखा है 10 ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू गिव 6 CO2। अब क्या हो रहा है कि ग्लूकोज जो है ब्रोकन डाउन हो गया, मतलब टूट गया 6 CO2 में, 8 NADH में, और 1 H+ में, और क्या 2 FADH2 में, और 2 ATP में। कितने ATP में, 2 ATP। मतलब इतने ग्लूकोज जो है वो इस सब के फॉर्म में तो टूटेगा ज़रूर, बस कितने कितने टूटेंगे तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि CO2 कितने टूटेंगे, NADH कितने टूटेंगे, हाइड्रोजन कितने, FADH2 कितने, और ATP कितने। ठीक है, तो इसको याद करना पड़ेगा आपको कि कितना कितना कैसे कैसे बना है। अगर ये क्रैब साइकिल आपको याद है तो याद करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि ये क्रैब साइकिल का ही तो लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें वो बना के दिया है। अब आगे चलेंगे। तो इसके बाद यही क्रैब साइकिल को डिटेल से बताया गया है इस डायग्राम में, तो देख सकेंगे आप कि क्या क्या हुआ है। इन पूरे डिटेल से है ये सारा कुछ, कि शुरू में वाटर डाले थे तो सिट्रिक एसिड में चेंज हो गया था, फिर साइट्रेट में, फिर उसके बाद सिक एक्टोनेट में, फिर आइसोसिट्रेट में, देखो आइसोसिट्रेट में, फिर अल्फ़ा ग्लूट्रेट में, फिर सक्सिनेट कोएंजाइम जिसमें डाले थे तो सक्सिनेट बन गया था। फिर सक्सिनेट के बाद फिर फॉर्मरेट बना था। फिर फॉर्मरेट के बाद
मैलेट बना था, और मैलेट के बाद फिर ऑक्सिलेटेड बना था, ऑक्सिलेट बना था, और ऑक्सिलेट के बाद फिर से वापस से फिर वो क्या बन गया था, ऑक्सिलेट बनने के बाद फिर से OAA वापस से बन गया था। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हमने अभी अभी इससे पहले भी पढ़ा है। तो एक बार इस डायग्राम को बहुत अच्छे से आप देख लेना वीडियो रोक के, बाकी सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कुछ लिखा भी है, लीजेंड्स में सारे जितने सिंबल्स हैं उसका नाम लिखा हुआ है, तो आप एक बार देख लेना सारा कुछ। इसके बाद आगे चलते हैं। तो इसके बाद है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको बोलते हैं ETS। अब देखो, क्योंकि ये सारा प्रोसेस जो हुआ क्रेब्स साइकिल में, जो भी कुछ हुआ, ये सब में तो आखिर इलेक्ट्रॉन का ही तो आखिर ये ट्रांसफ़र हो रहा है, आगे जा रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये कुछ वैसा ही है। देखें क्या हुआ है इसमें। तो इसमें लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको बोलते हैं ETS, इज़ द मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक मतलब ये जुड़ रहा है ना, कैटाबॉलिक नहीं है, ये मेटाबॉलिक है, मतलब जुड़ेगा। अब जुड़ेगा ही ना, जैसे इलेक्ट्रॉन अगर आगे जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं तो जुड़ेगा। तो पाथवे प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो कि कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रियल के मेम्ब्रेन में होता है। थ्रो विच इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम वन कैरीज टू अनदर। क्या हो रहा है यहाँ, इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है एक के बाद एक, एक एक करके इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कैरी हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। ठीक है, दिस इज टू रिलीज एंड यूटिलाइज एंजाइम stored in NADH plus H plus and FADH2। मतलब क्या बोल रहा है, दिस इज रिलीज एंड यूटिलाइज एनर्जी स्टोर्ड इन, जितने भी ये जो इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है, इस पूरे इलेक्ट्रॉन को आगे जाने में या फिर ट्रांसपोर्ट होने में जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो NADH H प्लस के फॉर्म पे या फिर FADH2 के फॉर्म पे हो रही है ना, इस TCS साइकिल में। और ये सब किसके बदौलत हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन के कारण। क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ, इस वजह से क्या हुआ था, NAD जो था वो क्या इसमें चेंज हो गया था, NADH प्लस H प्लस में, और FAD जो था वो FADH2 में कन्वर्ट हो गया था। किस कारण, ऑक्सीडेशन के कारण। किस में, क्रेब्स साइकिल में, है ना, क्योंकि ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ। द इलेक्ट्रॉन आर पास्ड ऑन टू O2 टू फॉर्म H2O। देखो पास कैसा हो रहा है, O2 से H2O के फॉर्म में ही, मतलब वो ट्रांसफ़र हो रहा है। अब इसमें देखेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH आर ऑक्सीडेड बाय एन NADH डिहाइड्रोजन्स कॉम्प्लेक्स 1। देखो पहला क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है NADH के फॉर्म में था वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ, वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ, और किस में चेंज हो गया, तो NADH में चेंज हो गया। और उसके बाद डिहाइड्रोजन्स लिखा हुआ है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि डिहाइड्रोजन्स हमको भी लिखना है। डिहाइड्रोजन्स की जगह यहाँ पे H प्लस करके बहुत जगह लिखा है, मतलब NADH प्लस और उसके बाद H प्लस, क्योंकि NADH जो है वो इसी में कन्वर्ट हुआ है ना, डिहाइड्रोजन्स में। तो NAD यहाँ पे H प्लस यहाँ पे भी आएगा, तो NAD प्लस और H प्लस में ही कन्वर्ट हुआ था। तो उसी को इसने क्या लिखा है, वर्डिंग्स फॉर्म में लिख दिया है डिहाइड्रोजन्स करके, है ना, जो कॉम्प्लेक्स है डिहाइड्रोजन्स लिखा है। तो ये जो कन्वर्ट हुआ था वो कौन से एंजाइम के कारण हुआ था, तो एंजाइम का नाम यहाँ पे दिया हुआ है कि NADH डिहाइड्रोजन्स एंजाइम। NADH डिहाइड्रोजन्स एंजाइम जो था वो उसी के लिए वो कन्वर्ट हुआ था। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन्स आर देन ट्रांसफर टू यूबी क्वायोन लोकेटेड विथ इन द इनर मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रॉन जो होता है आर देन ट्रांसफर्ड टू, ये सब ट्रांसफर्ड हो रहे हैं किसके थ्रू, किससे हो रहे हैं ट्रांसफ़र, तो इसको बोलते हैं यूबी क्वेयोन को के द्वारा वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं
जो कि कहाँ होता है, जो कि इनर मेम्ब्रेन में होता है। इनर मेम्ब्रेन कहाँ होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। इसके बाद आगे है यूनिक्यून आल्सो रिसीव रेड्यूसिंग इक्विवेलेंट वाया FADS2। अब क्या हो रहा है, अब ये कह रहा है कि जो यूबिक्विन था, है ना, वो रिसीव करता है, रिड्यूस भी करता है ना, किसको, इक्विवेलेंट FADS2 को। FADS2 को क्या करता है, पहले रिसीव करेगा फिर रिड्यूस करेगा। देन इट जनरेट ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट इन सिट्रिक एसिड साइकिल। उसके बाद क्या हो रहा था कि जो FADH2 था, है ना, FADH2 में कन्वर्ट हो गया था कॉम्प्लेक्स साइकिल में। तो ये कैसे हुआ था, तो दैट इज जनरेट ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट। मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ था, ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट इन सिट्रिक एसिड साइकिल। जो सिट्रिक एसिड साइकिल को ही क्रैब साइकिल कहते हैं। तो इस क्रैब साइकिल में क्या हुआ था कि सक्सिनेट बनने से पहले उसका ऑक्सीडेशन हुआ था, और उस ऑक्सीडेशन में क्या हुआ था, जहाँ पे FAD प्लस जो है वो कन्वर्ट हो गया था किस में, FADH2 में, FADH2 में, है ना, जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और उसी के बारे में बात किया गया है। तो इसको आप देखोगे तो समझ आएगा। इसके बाद आगे चलेंगे, इसके बाद आगे है द रेड्यूस्ड यूबिक्विन को क्या बोला जाता है, QS2 इज देन ऑक्सीडाइज्ड विथ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम C वाया साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स 3। क्या कहा, अब कह रहा है कि द रेड्यूस ऑफ यूबिक्विन में क्या कहा था, उस यूबिक्विन पहले रिसीव करता है फिर रिड्यूस करता है। तो द रिड्यूस जब रिड्यूस कर रहा है यूबिक्विन तो क्या कर रहा है, इज देन ऑक्सीडाइड विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइड होता है, पहले ऑक्सीडेशन होता है वहाँ जहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। उसमें क्या होगा, साइटोक्रोम C जो होता है ना, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C से जो है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, किसके थ्रू ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो वाया साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। मतलब साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स जो है उस एंजाइम के थ्रू ही साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। साइटोक्रोम C इज़ अ स्मॉल प्रोटीन। साइटोक्रोम C जो है वो क्या है, स्मॉल प्रोटीन है जो कि अटैच्ड होता है टू द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस में ये क्या होता है, अटैच्ड होता है। कौन, साइटोक्रोम C, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, इट एक्ट एज मोबाइल कैरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 and 4। अब ये एक्ट कैसा करता है, मोबाइल कैरी। मतलब मोबाइल मतलब क्या हो रहा है, मोबाइल मतलब ये होता है कि वो एक जगह नहीं रहेगा, उसकी मोबिलिटी होगी, वो इधर से कभी इधर कभी उधर, मतलब वो मूव करता रहता है ना। तो मोबाइल कैरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको कैरीज करके वो मूव करता रहता है बिटवीन, किसके में मूव करेगा, मोबाइल मतलब मूव करना है ना, बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 and कॉम्प्लेक्स 4 में, है ना, 3 और 4 में मूव करता रहता है। अब कॉम्प्लेक्स क्या है, तो कॉम्प्लेक्स के बारे में मैंने बात किया था कि कॉम्प्लेक्स जो है वो साइटोक्रोम जो है, साइटोक्रोम BC1 वो एक कॉम्प्लेक्स मतलब एक कंपाउंड होता है कॉम्प्लेक्स का, है ना, जो कि एंजाइम के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। इसके बाद क्या कहा गया, इसके बाद कहा गया कि कॉम्प्लेक्स 4 रेफर टू साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज complex containing cytochrome A and A3 and 2 copper centrace। मतलब क्या कहा, मतलब ये कहा कि कॉम्प्लेक्स 4 जो है वो रेफ़र करता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज को, है ना, कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग
है ना। और जो जो कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम सी IV, वो क्या करता है, यानी कॉम्प्लेक्स जो 4 है वो क्या कंटेन करता है, तो कॉम्प्लेक्स जो 4 है वो कंटेन करता है साइटोक्रोम A एंड A3 एंड 2 कॉपर। मतलब साइटोक्रोम A को भी, A3 को भी, और उसके साथ साथ किसको वो कंटेन करता है, मतलब अपने अंदर रखता है, तो कॉपर 2 कॉपर को, है ना। तो इसके बाद आगे चलेंगे, इसके बाद आगे है when the electron pass from one carries to another via complex I to IV, मतलब 1 to 4, they are coupled to ATP सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स V। अब देखो कॉम्प्लेक्स बन रहा है मतलब कंपाउंड बन रहा है, और कंपाउंड जितने भी कॉम्प्लेक्स है मतलब समझ लो कंपाउंड बन रहा है, और वो कंपाउंड धीरे धीरे एनर्जी के फॉर्म को जनरेट कर रहा है, एनर्जी बन रहा है, कहने का मतलब है। कॉम्प्लेक्स मीन्स जटिल, मतलब वो क्या हो रहा है, अब एनर्जी बनते जा रहा है। तो देखेंगे when the electron pass from one carries to another, जब इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है एक कैरी से दूसरे, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक, या एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स तक, है ना, दूसरे कॉम्प्लेक्स के थ्रू, एक कॉम्प्लेक्स के से दूसरे कॉम्प्लेक्स के थ्रू वो ट्रांसफ़र हो रहा है, दे आर कपल्ड टू ATP सिंथेसिस। अब क्या हो रहा है, यहीं पे क्या हो रहा है, कपल्ड हो रहा है। ATP जो सिंथेसिस है, ATP जो सिंथेसिस है जिसको कॉम्प्लेक्स V भी कहते हैं, वो क्या हो रहा है, यहाँ पे कपल्ड हो रहा है, मतलब वही साथ में हो जा रहा है। फॉर द ATP प्रोडक्शन, मतलब बन जा रहा है ATP वहाँ पे, सीधी बात बन जा रहा है ATP। कब, जब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया जा रहा है किसके थ्रू, कॉम्प्लेक्स 1 to 4 के थ्रू, और 1 to 4 के थ्रू अगर ये ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो कॉम्प्लेक्स 5 बन जा रहा है। कॉम्प्लेक्स 5 बन जा रहा है, इसका मतलब क्या बन जा रहा है, इसका मतलब एनर्जी बन जा रहा है, ATP बन जा रहा है, बात ख़त्म। ये छोटी सी बात है। इसके बाद आगे देखेंगे, नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनर। देखो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ ATP, है ना, नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड डिपेंड, मतलब जितने भी नंबर है ATP के मॉलिक्यूल के, वो प्रोड्यूस होते हैं किसके डिपेंड पे, तो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनर। जो इलेक्ट्रॉन का जो डोनर है, इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने ATP के मॉलिक्यूल बनाएगा। कितने ATP के मॉलिक्यूल बनाए, मतलब कितनी एनर्जी बनाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उससे ही डिसाइड होता है कि वो कितना एनर्जी बनाएगा। तो जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ 1 एंड, जैसे कि हमने जो किया था, बहुत बार ऑक्सीडेशन किया हमने प्रोसेस में, तो ऑक्सीडेशन ऑफ 1 NADH अगर करा जाए तो वो कितने ATP के बराबर होता है, तो 3 ATP के बराबर होता है ना। और वैसे ही ऑक्सीडेशन ऑफ FADH2, इसको हमने 3 बार किया था, सॉरी इसको हमने 4 बार किया था, NADH को ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे FADH2 जो है इसको हमने 1 बार ऑक्सीडेशन किया था पूरे साइकिल में। तो यहाँ पे एक FADH2 जो बना, ये कितना बन गया, तो ये 2 ATP बन गया, है ना। तो समझ में आया। तो अगर ये 4 बार NADH वाला हमने किया है, तो अगर ये 4 बार किया है तो ये कितना हो गया, 4 टाइम, तो 4 3 जा 12 ATP, तो वैसे ही है। और वैसे ही यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आउटर मोस्ट में 1 एक ही बार हमने किया है, तो इसमें कितने होंगे, 2 ATP, तो टोटल हम 14 ATP तो यहीं पे हो गया, 12 यहाँ हो गया और 2 यहाँ हो गया, टोटल 14 ATP हो गया। 12 कैसे हुए इसके बाद बताऊँ कि 3 ATP जो है वो एक NADH दे रहा है, एक NADH दे रहा है 3 ATP, लेकिन हमने NADH को कितने बार किया है, इसको हमने टोटल साइकिल में 4 बार किया है, तो 4 और इंटू 3 हो जाएगा ये वाला, तो 4 3 जा 12 ATP हो जाएगा टोटल, है ना, पूरे साइकिल में। ठीक है, तो इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स A का क्या नाम है, 2 का क्या नाम है, 3 का क्या नाम है, 4 का क्या नाम है, जो 5 जो है यही हमारा ATP है, मैंने बोला था ना, कॉम्प्लेक्स 5 है वही हमारा ATP है। तो कॉम्प्लेक्स A जो है NADH डिहाइड्रोजन्स है, कॉम्प्लेक्स 2 जो है FADH2 है, कॉम्प्लेक्स 3 जो है वो साइटो BC1 है,
उसके बाद कॉम्प्लेक्स IV है जो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स V जो है या 5 जो है वो ATP सिंथेसिस है। तो ये कुछ आपका डायग्राम है। इस डायग्राम के थ्रू भी आप देख सकते हो कि ये जो डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में भी कुछ कुछ बताया हुआ है कि कैसे कैसे सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। तो एक बार इस डायग्राम को ज़रूर देखना। इस डायग्राम से आपको बहुत सारी कुछ समझ में आने वाला है कि कैसे कैसे ये प्रोसेस हुआ था, क्योंकि मैंने तो सब कुछ समझा दिया है। एक बार आप ये डायग्राम ज़रूर देखना, है ना, आपको ये समझ में आ जाएगा। इसको पॉज करना और ये डायग्राम को आप अच्छे से रीड कर लेना, क्योंकि मैंने इसका पूरा थ्योरेटिकल जो है वो समझा दिया है। इसके बाद आगे देखेंगे तो इसके बाद आगे है आपका ओवरऑल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसका जो चेन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का, उसके बारे में एक बार बात करते हैं। तो ये आई थिंक ये लास्ट होगा। एक दो, चलो ये इसके बाद इसके बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो लिखा है इन एरोबिक रेस्पिरेशन द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज, है ना। क्या बोल रहा है कि इस एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन का रोल है वो लिमिटेड है ना। ऑक्सीजन का रोल है वो लिमिटेड है इन टर्मिनल स्टेज, yet oxygen is vital since it drive the whole process by removing hydrogens फ्रॉम द सिस्टम। मतलब इस पूरे प्रोसेस में ऑक्सीजन का लिमिटेड यूज़ किया गया है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन किया गया है। ऑक्सीजन का यूज़ कहाँ किया गया? जहाँ पे ऑक्सीडेशन किया गया है। और उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या हुआ था? हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गया था। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है। यहाँ पे क्या कहा गया है? तो यहाँ पे क्या कहा गया? ऑक्सीजन इज वाइटल सिंस द ड्राइव द होल प्रोसेस बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम। क्या के लिए यूज किया गया था? हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए सिस्टम में, है ना। अब बोल रहा है ऑक्सीजन एक्ट एज द फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। अब देखो ऑक्सीजन को कैसा एक्ट किया गया, जैसे कि ऑक्सीजन कैसा एक्ट किया गया इस पूरे प्रोसेस में, तो हाइड्रोजन एक्सेप्टर के रूप में यूज़ किया गया, है ना। जो जैसे कि हम अगर ऑक्सीजन को वहाँ पे ऐड करते थे, ऑक्सीडेशन करते थे, तो वहाँ पे वो क्या करता था कि हाइड्रोजन को अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेता था और सिस्टम से हाइड्रोजन को हटा देता था, है ना। दूसरा देखेंगे, इट इन रेस्पिरेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज यूटिलाइज्ड। इसमें जो ऑक्सीडेशन हुआ था, है ना, ऑक्सीडेशन जो हुआ था इसमें रिडक्शन जो हुआ वो यूटिलाइज हो गया। रिडक्शन जो हुआ यूटिलाइज मतलब उसका यूज़ हो गया फॉर द फास्फोराइजेशन कि कहाँ यूज़ हुआ उस ऑक्सीजन का? फास्फोराइजेशन में उस ऑक्सीजन का यूज़ हो गया, है ना। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइजेशन, है ना। तो इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहा गया? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, है ना। क्या कहा गया? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें क्या किया गया था? ऑक्सीजन को पहला क्या किया गया था? ऑक्सीडेशन किया गया था। जहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव किया गया था, वहाँ पे ऑक्सीजन कैसा बिहेव कर रहा था? तो ऑक्सीजन ऐसा बिहेव कर रहा था कि ऑक्सीडेशन जैसे किया तो ऑक्सीजन उसको हाइड्रोजन को अपने अंदर एक्सेप्ट कर ले रहा था, है ना। आप हाइड्रोजन को अपने अंदर ले रहा था और सिस्टम से हाइड्रोजन को हटा दे रहा था। और उस ऑक्सीजन का यूज़ हुआ कि नहीं बाद में? बिल्कुल उस ऑक्सीजन का बाद में यूज़ हुआ, यूटिलाइज हुआ वो ऑक्सीजन, और यूटिलाइज होके क्या बन गया? तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन बन गया, ठीक है। इसके बाद आगे का प्रोसेस देखेंगे। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम फोटोफास्फोराइलेशन। अब जो फास्फोराइलेशन है वो डिफरेंट है फोटोफास्फोराइलेशन से। कैसे? तो लिखा है हेयर लाइट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर फास्फोराइलेशन। क्या बोल रहा है?
यहाँ पे लाइट एनर्जी जो है वो यूटिलाइज्ड हो जा रही है। जो लाइट एनर्जी जो होता है, लाइट एनर्जी मतलब समझते ही हो, तो उस लाइट का एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होता है फ्रॉम द प्रोडक्शन, मतलब किसमें, प्रोडक्शन में, किसके प्रोडक्शन में, तो प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन के प्रोडक्शन में लाइट एनर्जी का यूज़ हो जाता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट फ्रॉम फास्फोराइलेशन, ये कहाँ हो जाता है, फास्फोराइलेशन में, मतलब दोनों डिफरेंट है। फास्फोराइलेशन और फोटो फास्फोराइलेशन दोनों डिफरेंस है, क्योंकि फास्फोराइलेशन में अगर लाइट हम उसमें डाल देते हैं और लाइट एनर्जी अगर उसमें यूज़ करते हैं, तो लाइट एनर्जी को क्या करता है फास्फोराइलेशन में, वो यूटिलाइज कर देता है। और यूटिलाइज करके क्या कर देता है, यूटिलाइज करके वो प्रोडक्ट कर देता है क्या, प्रोटॉन ग्रेडियंट, और प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोडक्ट कर देता है किसमें, फास्फोराइलेशन में। ठीक है, क्या हुआ, समझ में आया है? एक बार फिर से समझाते हैं, एक बार ध्यान से समझना कि यहाँ पे क्या बोला, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम फोटो फास्फोराइलेशन। अब देखो, फोटो की बात हुई मतलब वहाँ लाइट आएगा। ठीक है, फोटो की बात आई मतलब वहाँ लाइट आएगा। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि फोटो फास्फोराइलेशन से फास्फोराइलेशन कैसे बन रहा है। तो देखो, फोटो फास्फोराइलेशन मतलब बनाम से ही पता चल रहा है कि फोटो मतलब लाइट और फास्फोराइलेशन मतलब फास्फोराइलेशन। तो यहाँ पे क्या हो, लाइट का यूज़ होगा, किसका यूज़ होगा, लाइट एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा। फोटो फास्फोराइलेशन में क्या होगा, लाइट एनर्जी का यूज़ होगा, और उस एनर्जी को यूज़ करके क्या बनाया जाएगा, प्रोटॉन बनाया जाएगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट। उस एनर्जी का यूज़ करके प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाया जाएगा। और प्रोटॉन ग्रेडियंट जो बनाया गया है किसके लिए बनाया गया है, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट जो बनाया गया है वो फास्फोर किसके लिए बनाया गया है, तो वो बनाया गया है फास्फोराइलेशन के लिए। किसके लिए बनाया गया है, फास्फोराइलेशन के लिए, है ना। तो देखो चेंज हो गया, फोटो फास्फोराइलेशन से फास्फोराइलेशन में चेंज हो गया, क्योंकि फोटो फास्फोराइलेशन से फास्फोराइलेशन के लिए कुछ बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, प्रोटॉन। फोटो फास्फोराइलेशन से फास्फोराइलेशन के लिए कुछ बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, प्रोटॉन। ठीक है, समझ में आ गया है। आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो NaDH+, फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म, फिर Q जो हमने देखा था, फिर कॉम्प्लेक्स 3, फिर साइटोक्रोम C बना, फिर कॉम्प्लेक्स IV बना। अब उसके बाद फिर H2O डाले थे। इसके बाद आपका क्या बना था, H2O डालने के बाद कॉम्प्लेक्स V, इसके बाद कॉम्प्लेक्स V बनेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, ATP कहेंगे। देखेंगे अभी इसमें, देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम या ATS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो देखें आगे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा है कि द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ATS, है ना। ATS मतलब समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। तो द एनर्जी रिलीज्ड, जब इस एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में, तो उसको क्या किया जाता है, इज यूटिलाइज टू सिंथेसिस ATP, जो कि अब यूटिलाइज होके क्या बन जाता है, वो ATP बन जाता है। ATP सिंथेसिस बन जाता है। क्या बन जाता है, ATP सिंथेसिस, है ना। तो जो एनर्जी कहाँ मिला था, जो एनर्जी हमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो एनर्जी मिला, उस एनर्जी को हमने क्या किया, उस एनर्जी को क्या, इस सिस्टम से क्या हुआ, उस एनर्जी से क्या हुआ, यूटिलाइज्ड हुआ वो एनर्जी, यानी उस एनर्जी का यूज़ हुआ, और उस एनर्जी का यूज़ होके क्या बन गया, सिंथेसिस ATP। सिंथेसिस ATP को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स V, है ना। इसके बाद क्या हुआ, ATP सिंथेसिस हैज़ 2 मेजर कंपोनेंट। अब देखो 2 मेजर कंपोनेंट है इस सिंथेसिस के, एक है F1 और एक है F6। तो F1 का नाम है हेड पीस नाम है। हेड पीस मतलब पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। क्या, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, इसको क्यों हेड प्रेस कहा गया। इसके बाद जो एक्सिस है F6 है, उसको कहा गया इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। अब देखो जो हेड पीस था उसको पेरिफेरल बोला गया है, और जो मतलब F1 है, यानी सबसे फर्स्ट में होगा, इसीलिए उसको पेरिफेरल मेम्ब्रेन बोला गया है। लेकिन जो F6 है
वो क्या है, सॉरी F6 कह रहा हूँ, जो F0 है वो क्या है, इंट्रीगल, वो क्या है, इंट्रीगल मेम्ब्रेन। F1 जो है वो हेड पीस है और F0 जो है वो इंट्रीगल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और दोनों क्या है, प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स है, दोनों क्या है, प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स है। प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स तो बिल्कुल होंगे, क्योंकि ATP मतलब ही क्या है, प्रोटीन है, मतलब ये एनर्जी है ना। तो F1 मतलब समझ आया और F0 मतलब समझ में आया। F1 मतलब हेड पीस, मतलब क्या होगा, मतलब पेरिफेरल मेम्ब्रेन, कौन सा मेम्ब्रेन, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। और F0 क्या होगा, इंटरनल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है, या इंटीग्रल बोलो या इंटरनल बोलो। इसके बाद आगे चलते हैं, तो इसके बाद आगे है F1। तो F1 को क्या बोला गया था, मैंने बताया है कि हेड पीस, तो यहाँ पे पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बोला गया। साइट फॉर ATP सिंथेसिस फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। देखो क्या कहा इसने, कहा कि साइट फॉर ATP है ना, ये क्या है, ये ATP का ही साइट है, ये क्या है, ATP का ही साइट है, कॉम्प्लेक्स ATP सिंथेसिस का ही, फ्रॉम कहाँ से, ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, कहाँ से, तो ये किसका है साइट, ADP जो कि खुद एनर्जी है, एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये दोनों को ऐड किया गया, ये दोनों ऐड होंगे, क्या किससे मिलके बना हुआ है, ATP सिंथेसिस किससे बना हुआ है, तो ADP जो कि एक एनर्जी का पार्ट है, इसके साथ साथ वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये दोनों से मिलके बना हुआ है ना। तो इसीलिए इसको ATP कहा गया है, मतलब एड्रिनल ट्राईफॉस्फेट, इसका पूरा नाम ATP का क्या है, एड्रिनल ट्राईफॉस्फेट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ पे ADP भी होगा, मतलब एड्रिनल डाईफॉस्फेट भी होगा, और साथ साथ में यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी होगा, तभी ये क्या हो जाएगा, ट्राईफॉस्फेट, तभी ये क्या हो जाएगा, ट्राईफॉस्फेट। अभी क्या है, एड्रिनल डाईफॉस्फेट, इसमें एक और फॉस्फेट ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा एड्रिनल ट्राईफॉस्फेट। ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखेंगे F0 में, जो कि क्या है, इंट्रीगल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। तो इट फॉर्म अ चैनल थ्रू विच प्रोटॉन क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। मतलब क्या कहा कि ये जो होता है, ये फॉर्म होता है चैनल, एक चैनल के थ्रू फॉर्म होता है ना, एक चैनल के थ्रू में फॉर्म होता है, विच प्रोटॉन क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, जिसके प्रोटॉन क्या होते हैं, ये इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, ये इनर मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। क्या कर रहा है, इट फॉर्म अ चैनल थ्रू विच प्रोटॉन क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। प्रोटॉन क्या करता है, क्रॉस करता है क्या को, इनर मेम्ब्रेन को, इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेता है। तो यहाँ पे आप अगर इसमें देखेंगे, क्या बोलते हैं, इस डायग्राम में, तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि प्रोटॉन जो है F0 जो है वो यहाँ पे है, जो इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लिया है, लेकिन F0 जो है वो F1 जो है वो इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं किया है, वो अंदर ही है, जो कि ATP बनाया है यहाँ पे, एड्रिनल डाईफॉस्फेट, और इसके साथ साथ एड्रिनल डाईफॉस्फेट के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दोनों मिल गए, और दोनों मिल के एड्रिनल ट्राईफॉस्फेट या ATP बना लिए, एड्रिनल ट्राईफॉस्फेट या ATP बना लिए। तो ये आई थिंक एकदम क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, तो इसके बाद देखो एक और भी कुछ लिखा हुआ है, द पैसेज ऑफ प्रोटॉन इज कपल्ड टू द कैटालिटिक साइट ऑफ द F1 कंपोनेंट फॉर ATP प्रोडक्शन। क्या कहा है द पैसेज ऑफ प्रोटॉन्स इज कपल्ड टू द अब देखो दो चीज़ें हो रहे हैं। कपल्ड क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे डाईफॉस्फेट ADP भी था, और ये डाईफॉस्फेट था ADP, एड्रिनल डाईफॉस्फेट, मतलब डाईफॉस्फेट ADP भी था, और इसके साथ साथ क्या था, इसके साथ आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी था, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी था, है ना, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी था। तो ये दोनों थे, इसीलिए इसको कहा गया है क्या, कि द पैसेज ऑफ प्रोटॉन इज, इसका जो प्रोटॉन है वो क्या है, कपल्ड टू द कैटालिक मतलब
काटा हुआ कैटेलिक साइड ऑफ द F1 कंपोनेंट फॉर AT प्रोडक्शन, है ना। ये पूरा प्रोसेस हुआ F1 कंपोनेंट में, है ना, किसके लिए, ATP के प्रोडक्शन के लिए, मतलब कहा वही जा रहा है, बस घुमा दिया जा रहा है। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या कहा, फॉर ईच ATP प्रोड्यूस 2H प्लस passes 2H plus passes through F0 from the inner membrane space to the matrix down the electrochemical proton gradient। क्या कहा इसने, कहा कि हर ATP प्रोड्यूस कर रहा है 2 हाइड्रोजन को पास कर दे रहा है। क्या कर रहा है, जितने भी ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं वो 2 हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, पास कर दे रहा है, किसके थ्रू, F0 के थ्रू पास कर दे रहा है। कहाँ पास कर रहा है, तो इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, है ना, कहाँ पास कर रहा है, फ्रॉम द इनर मेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट, है ना, जो कि क्या कर रहा है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है टू द मैट्रिक्स डाउन, जो मैट्रिक्स है वहाँ पहुँचा रहा है, मतलब मैट्रिक्स डाउन कर दे रहा है, मैट्रिक्स में पहुँचा रहा है, मतलब इनर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है, इनर मेम्ब्रेन के बाहर है मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स तक पहुँच रहा है द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल का प्रोटॉन ग्रेडियंट, क्योंकि F0 जो है वो खुद ही क्या है, प्रोटॉन का ग्रेडियंट है F0, है ना, तो ये उस वहाँ तक पहुँच जा रहा है, कहाँ तक, ये पहुँच जा रहा है आपके मैट्रिक्स तक, है ना, किसके मैट्रिक्स तक, तो ये पहुँच जा रहा है ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स तक। तो इसके बाद आगे देखते हैं, तो ये आपका प्रोसेस है, ये पूरा डायग्राम है, तो एक बार इसको देख लेंगे अच्छे से और समझ लेंगे कि ये कैसा कैसा हो रहा है। देखो यहाँ पे इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन है, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन है ना। इसके साथ ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है जहाँ पे हाइड्रोजन को भेजा गया है, मैंने कहा ना हाइड्रोजन को यहीं भेजा गया है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। अब देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स I है, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स जो 5 है, यहाँ पे कुछ प्रोसेस हुआ है, ATP बना है और यहीं से क्या हाइड्रोजन आयन को भेजा गया है, किसके थ्रू, तो हाइड्रोजन आयन को भेजा गया है कॉम्प्लेक्स 0 के थ्रू, है ना, 0 के थ्रू भेजा गया है, सॉरी कॉम्प्लेक्स 0 नहीं, क्या नाम था उसका, एक मिनट, उसका नाम था F0 के थ्रू, है ना, उसको किसके थ्रू भेजा गया, F0 के थ्रू भेजा गया, है ना, किसको, यहाँ से आपके ATP से H+ जो भेजा गया है, हाइड्रोजन भेजा गया है, वो F0 के थ्रू भेजा गया है। तो यहाँ से फिर वो आपका पूरा प्रोसेस है, यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिख रहा है, ATP बना है, सारा चीज़ लिखा हुआ है। ये ATS का क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का डायग्राम है, आप बहुत अच्छे से देख लेना, समझ लेना। ये पूरा स्टेप वाइज दिया हुआ है कि हर स्टेप में कैसे कैसे प्रोसेस हुआ है, ये उसके बारे में भी बताया है, तो इसको भी एक बार आप देख लेना। आपको इसको पॉज करके ये पूरा आप अच्छे से देख लेना कैसे कैसे हुआ है, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक बार मैं इसको थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे अच्छे से देख लेना इसको कि ये क्या क्या प्रोसेस हुआ है। धीरे धीरे स्लाइड करके दिखा देता हूँ ये कैसे कैसे प्रोसेस होता गया है और ये पूरा प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हुआ है। मैंने सारा कुछ समझा दिया थ्योरेटिकल में, बाकी आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है आपका नॉट गेन ऑफ ATP फ्रॉम ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन। अब देखो इलेक्ट्रॉन को कैसे कैलकुलेट किया गया है उसके बारे में बात किया गया है। तो आई थिंक अभी ज़्यादा कुछ बचा नहीं होगा, 1-2 ही बचा होगा स्लाइड। अभी भी थोड़े साइड बचे हुए हैं, थोड़े
तो एक काम करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इस वजह से हम करते हैं ये वाला वीडियो यहीं पे एंड। इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में जो 4-5 स्लाइड 8-6-7 स्लाइड और बचे हुए हैं उनको हम कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, समझते रहिए। कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए या फिर मेरे ऑफलाइन वाले क्लास में पूछिए, और लगातार ये वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।